राष्ट्रभाषा के परिभाषाओं के बाद हम राष्ट्रभाषा के गुणों के बारे में विचार करेंगे। राष्ट्रभाषा में मुख्य रूप से सरलता, सुगमता, स्पष्टता, संचार सुलभता, सर्वग्राह्यता तथा लोकप्रियता आदि की गणना की जा सकती है। उसमें राजभाषाओं में समाविष्ट क्लिष्टता, दुरूहता तथा कानूनी बाध्यता नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय गौरव तथा राष्ट्रीय एकता के अविभाज्य अंग के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए राष्ट्रभाषा केवल देश की अपनी ही कोई भाषा हो सकती है, वो कोई विदेश से लाई हुई होती नहीं है, या विदेश से मोल लेकर उसे हम अपनी राष्ट्रभाषा बना नहीं सकते। इसी भूमि के अंतर्गत निर्माण की गई, इसी भूमि के अंतर्गत रहने वाले लोगों की बोलचाल की वह भाषा होना अनिवार्य है कि इसी भूमि के अंतर्गत रहने वाले लोग उसे आसानी से समझ सके। वही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित हो सकती है। विदेश से लाई हुई भाषा को सीखने के लिए समय हमें देना पड़ता है। समय के बाद भी पर्टिकुलरली या वास्तविक रूप से उसी भाषा के अंतर्गत के जो शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों के अर्थ की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उसकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि विदेश से लाई हुई भाषा हम राष्ट्रभाषा के रूप में अपना नहीं सकते। संपर्क भाषा बन सकती है वह, किंतु राष्ट्रभाषा बन नहीं सकती। किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उस देश की राजभाषा, राज्य भाषा तथा संपर्क भाषा ही हो सकती है। हमने डॉक्टर अमरदास देशमुख जी की परिभाषा को देख लिया, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा को देख लिया है, और इसके बाद राष्ट्रभाषा को लेकर हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने राष्ट्रभाषा को लेकर जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों को हम देखें। वे कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी ने कम शब्दों के अंतर्गत ही बहुत कुछ बोलने की कोशिश की या व्यक्त करने की कोशिश की। वे सीधी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना वह राष्ट्र गूंगा है। सब कुछ हमारे पास, लेकिन हम गूंगे हैं। इस उक्ति के द्वारा उन्होंने देश को आह्वान किया है, राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए सभी को हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी अपने सर्वांगीण विकास के साथ अपने सभी भगिनी भाषाओं के उत्कर्ष की प्रबल समर्थक व भाषा है। जिस भाषा में इस देश के अंतर्गत का समाज अपने विचारों को प्रकट करता है, वह साहित्य की परिष्कृत भाषा होती है। भाषा का आदर्श रूप उसे कहा जाता है जिसमें विशाल समुदाय अपने विचार प्रकट करता है, अर्थात वो भाषा उसकी शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत की भाषा, उसके शासन क्षेत्र के अंतर्गत की भाषा, और साहित्य की रचना के लिए भी उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से जब भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होकर समस्त राष्ट्र में व्याप्त हो जाता है, तब वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क किया जा सके।
जब किसी देश में कई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लांघकर अन्य भाषा के क्षेत्र में प्रवेश करके वहां के जनमानस के भाव और विचारों का माध्यम बनती है, तब वह राष्ट्रभाषा होती है, या तब वह राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर सकती है। वही भाषा सच्ची राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति सारे राष्ट्र की प्रवृत्ति हो, जिस पर समस्त राष्ट्र का प्रेम हो। राष्ट्र के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र के जन जीवन की आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं एवं आदर्शों को चित्रित करने की अद्भुत शक्ति होती है। एक देश में कई उपभाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, किंतु उनमें से किसी एक भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, स्थान दे सकते हैं उसे, जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा। हिंदी का इतिहास अगर हम देखें तो लगभग 1000 वर्ष से पहले हमारे सामने साक्षी है। 11वीं शती में मुख्यतः अक्षुण्ण रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। चाहे राजकीय प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और बाद में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त हुई है, किंतु समूचे राष्ट्र में जन समुदाय में आपसी संपर्क, आपसी संवाद और संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और जीवन व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही है। 11वीं सदी से लेकर आज तक के हिंदी के विकास की परंपरा को 3 भागों के अंतर्गत हमने विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के आरंभ में 13वीं सदी तक भारत में जिन बोलियों का प्रयोग होता था वे मुख्यतः संस्कृत की उत्तराधिकारिणी प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई थी। कहीं से उसे देसी भाषा कहा गया, कहीं अवहट्ट कहा गया और कहीं डिंगल या पिंगल भाषा कहा गया। ये उपभाषाएं बोलचाल, लोकगीतों, लोक वार्ताओं, लोक कथाओं तथा कहीं कहीं काव्य रचनाओं का भी माध्यम थी। बौद्ध मत के अनुयायी भिक्षुओं, जैन साधुओं, नाथपंथियों, जोगियों और महात्माओं ने विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम कर वहाँ की स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में अपने विचार और सिद्धांतों को प्रसारित किया। असम और बंगाल से लेकर पंजाब तक और हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक सर्वत्र इन सिद्ध साधुओं, मुनियों, योगियों ने जनता के मध्य जिन धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना का संचार किया, उसका माध्यम लोक बोलियां या जन भाषाएं थी, जिन्हें पंडित चंद्रधर शर्मा
गुलेरी ने, राहुल संप्रदाय जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या ऐसे अन्य विद्वानों ने पुरानी हिंदी का नाम दिया। इन्हीं के समांतर मैथिली, कोकिल विद्यापति ने जिस सुललित मधुर भाषा में राधा कृष्ण की प्रणय संबंधी सरस पदावली की रचना की, उसे उन्होंने देसिल बना, देसी भाषा या अवहट्ट भाषा माना। पंजाब के अंतर्गत अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की, जिसमें पुरानी हिंदी के कई शब्द हैं, इसीलिए उसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे पुरानी हिंदी को हिंदुई, हिंदवी अथवा हिंदी के नाम से पहचाना अमीर खुसरो जी ने।